हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आपको पता है अपन ने 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जो है हिस्ट्री का जो बुक है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा है और बढ़िया तरीके से अपन उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टॉपिक बना बना के, ताकि अपने को जब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के अंदर से, वो 1848 के अंदर लिबरल्स के द्वारा जो रेवोल्यूशन किया गया था उसके बारे में अपन जर्मन स्टेट्स के आधार पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस प्रकार से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, कहां पर फिर पार्लियामेंट का आयोजन किया जाता है, क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, किसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने का ऑफर दिया जाता है, फिर कौन मना कर देता है। तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंदर, अच्छी तरह से वीडियो को देखिए ताकि आपका वीडियो मिस ना हो और आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आए। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक अपना 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी जो लिबरल जिनको अपन मिडिल क्लास वाले लिबरल मिडिल क्लास बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 1848 के अंदर एक रेवोल्यूशन किया था, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। लेकिन पहले इसका देखिए, थोड़ा बेस तैयार करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway। जैसे अपन देख रहे थे कि जगह जगह क्या हो रहे हैं, रिवोल्ट्स हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। किनके द्वारा किए जा रहे हैं? यूरोप के अंदर गरीब लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो अपन पीछे कल पढ़ा भी था, अपन ने पहले भी पढ़ा है। इसके अलावा किसान जो थे उनके पास भी अन्न नहीं था। इसके अलावा वर्कर्स जो थे उनके पास काम नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। जैसे मैंने लिखा मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जहां पर इनके द्वारा क्या हो रहे थे, रिवोल्ट्स हो रहे थे। किनके द्वारा? पुअर्स के द्वारा, अनएम्प्लॉयड के द्वारा, पेजेंट्स के द्वारा और वर्कर्स के द्वारा। तो इसी दौरान जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले थे वो भी जो है ना अपने रेवोल्यूशन की क्या कर रहे थे, आधार तय कर रहे थे, एक रूपरेखा तैयार कर रहे थे, वो प्रोसेस चल रहा था। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस, यानी 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर जो फरवरी के अंदर जो घटना हुई, हैड ब्रॉट एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज प्रोक्लेम। जैसे आपको पता है फ्रांस के अंदर ये हो रहा था, क्या हो रहा था कि वे मोनार्क जो है वो वाला सिस्टम तो क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और यहाँ पर क्या किस प्रकार का सिस्टम लाया जाए, रिपब्लिक वाला सिस्टम लाया जाए, जिसमें क्या होगा, यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए सार्वभौमिक रूप से, ताकि वो क्या कर सके, उसका चयन कर सके। यहाँ पर किस प्रकार का शासन स्थापित हो सके, फ्रांस के अंदर रिपब्लिक वाला शासन स्थापित हो सके, और मोनार्क वाला सिस्टम क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, यानी उसको वहां से हटाना चाहिए। कब की बात है? फरवरी 1848 की। कहां पर? फ्रांस के अंदर। ध्यान रखना, फरवरी 1848 इन फ्रांस। क्या था? जैसे मैंने कहा, रिडक्शन ऑफ मोनार्क और रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, उसका क्या किया गया, प्रोक्लेम्ड, उसका मतलब दावा किया गया कि रिपब्लिक होना चाहिए, और किस आधार पर, यूनिवर्सल मेल सफरेज के आधार पर। उसके अलावा अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जैसे यूरोप के जो अन्य हिस्से थे, जैसे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नॉट एग्जिस्ट, ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नेशन स्टेट नहीं थे पहले। जैसे कि जर्मनी हो गया, जिसको आज अपन जर्मनी बोलते हैं, पहले वो जर्मनी एज ए नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। ऐसे इटली, पोलैंड है आपका, इसके अलावा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है ना। यहाँ पर क्या हुआ, फिर जो मैन थे, वोमेन थे, लिबरल मिडिल क्लासेस थे, इन्होंने कंबाइनली क्या करा, डिमांड रखी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। क्या डिमांड रखी? डिमांड ये थी कि भाई संविधान होना चाहिए, संविधान के साथ साथ जो है ना क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए, यानी नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, यानी देश को यूनाइटेड हो जाना चाहिए, यानी उसको यूनिफाई हो जाना चाहिए। किन्होंने डिमांड रखी? ये डिमांड रखी मैन और वोमेन। कहां से? लिबरल मिडिल क्लास से। कहां कहां थे? जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, मैन और वोमेन सब ने मिलकर, वो लिबरल मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जैसे लिखा वुमेन लिबरल मिडिल क्लासेस। क्या डिमांड थी कंबाइंड? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड थी और नेशनल यूनिफिकेशन की। अब देखिए, अब ये जो है लिबरल मिडिल क्लास वाले, दे टुक एडवांटेज, किस चीज का मतलब एडवांटेज लेते हैं? जैसे आप देख रहे हो कि लगातार हर जगह क्या हो रहे हैं, रेवोल्ट हो रहे हैं हर जगह। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा भी है, वर्कर्स भी रिवोल्ट कर रहे हैं, पीजेंट्स भी रिवोल्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि वो और भी पुअर है, अनएम्प्लॉयड है, वो भी क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट
कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका क्या उठाया, फायदा उठाया। क्या करा, किस चीज में, अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाने में। उनकी डिमांड्स क्या थी, वही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेशन स्टेट का क्रिएशन है, ठीक है, कौन से सिद्धांतों के ऊपर, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी पार्लियामेंट के जो सिद्धांत, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर नेशन स्टेट बनाना। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को पूरा फ्री दी जाए, मतलब फ्रीडम दी जाए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो संगठन है उनको भी पूरी क्या दी जाए, फ्रीडम दी जाए, ठीक है। कौन ये डिमांड रख रहे हैं, लिबरल मिडिल क्लास वाले रख रहे हैं। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अब ये जो नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है मिडिल क्लास वाले आगे लेके जाएंगे, तो ये अपन पढ़ रहे हैं कि इसका फायदा उठा रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं। डिमांड कौन सी रख रहे हैं, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के ऊपर। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब एक उदाहरण देखते हैं अपन, देखिए जो जर्मन रीजन्स थे जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, ठीक है ना, यानी जो बहुत ज्यादा जो राजनीतिक संगठन थे, ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे, मिडिल क्लास में जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और प्रोस्पेरियस आर्टिसंस थे, ठीक है, वो साथ आए, मतलब एक साथ इकट्ठा हुए। कौन से शहर के अंदर, फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर। किस लिए इकट्ठा हुए, वोटिंग के लिए। वोटिंग किसके लिए हो रही थी, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। दोबारा देखिए, जर्मन रीजन्स के अंदर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे, जिनके मेंबर्स मोस्टली कौन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रोस्पेरियस आर्टिसंस, ये कहां इकट्ठा होते हैं, फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होते हैं। क्या करने के लिए, वोटिंग करने के लिए। वोटिंग किसके लिए होती है, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। सारे वोटिंग करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। दोबारा बता देता हूं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ठीक है, जिसके मेंबर कौन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्पेरियस आर्टिसंस थे, ये सभी यहाँ इकट्ठा होते हैं। फिर क्या होता है, 18 मई 1848 को यानी 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें। ये जो फ्रैंकफर्ट के अंदर जो है ना, ऑल जर्मन असेंबली के लिए जो वोटिंग करने के लिए जो इकट्ठा होते हैं वो कौन होते हैं, तो अपन ने पढ़ा पॉलिटिकल एसोसिएशंस होते हैं, जिनके मेंबर कौन होते हैं, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स के अलावा बिजनेसमैन होते हैं और प्रोस्पेरियस आर्टिसंस होते हैं। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने डिमांड कौन कौन सी रखी थी, तो नेशन स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के आधार पर होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। तो अपन दोबारा भी इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो हमने क्या करा, 18 मई 1848 को 831 क्या कर लिए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए जाते हैं। फिर ये मार्च करते हैं, पहुंचते हैं कहां पर, गाजे बाजे के साथ, फेस्टिव प्रोसेशन के साथ। कहां पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी जो फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर जो पार्लियामेंट का आयोजन हो रहा था। और ये आयोजित कहां हो रही थी, जो सेंट पॉल चर्च था फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर, सेंट पॉल चर्च था, वहां पर इसका क्या हो रहा था, आयोजन हो रहा था। तो ये सब अपना स्थान लेने के लिए वहां पर गाजे बाजे के साथ पहुंच जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की रूपरेखा तैयार करते हैं। किसके लिए, अपन ने जर्मन रीजन्स की बात करी है, तो जर्मन नेशन के लिए संविधान की क्या करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं, हेडेड बाय मोनार्की, सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, यानी वही चीज है, ठीक है, आप मोनार्क रहोगे लेकिन आपको किसका सब्जेक्ट, पार्लियामेंट, यानी आपको जो भी कामकाज करना होगा वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी संसद के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हेड मोनार्क ही रहेगा लेकिन काम किसके अकॉर्डिंग करेगा, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग करेगा। तो इस तरह से इन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार करी। और फिर ये जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसका ऑफर लेकर, यानी क्राउन का ऑफर लेकर, जैसे मैंने कहा ना मोनार्क बनाना चाह रहे थे लेकिन चाह रहे थे कि काम किसके अकॉर्डिंग हो, पार्लियामेंट के हिसाब से। तो ये ऑफर लेकर पहुंच जाते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर के पास, जो उस समय प्रूसिया क्या होता है, राजा होता है। ध्यान रखना, नाम बताया है मैंने। ये ऑफर किसके पास लेके जाते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर के पास ये ऑफर लेके जाते हैं, जो उस समय प्रूसिया क्या होता है, राजा होता है। लेकिन वो साफ साफ इस ऑफर के लिए क्या कर देता है, इनकार कर देता है। आपको भी समझ में आना चाहिए क्यों इनकार कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम पार्लियामेंट के थ्रू काम करेंगे तो अपने हिसाब से, यानी जैसा कर रहे थे पहले वैसा काम नहीं कर पाएंगे, नहीं अपनी पावर्स का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे और लिमिटेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसने साफ साफ ये ऑफर रिजेक्ट कर लिया और ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और इसी तरह के जो दूसरे राजा थे उनके साथ मिल गया
ताकि जो ये असेंबली इलेक्ट की गई थी, जो अपन ने पढ़ा जर्मन स्टेट से या जर्मन रीजन्स के अंदर वोटिंग करके, जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए थे, उसके लिए, ठीक है ना, इसने क्या किया, दूसरे राजाओं के साथ हाथ मिला लिया ताकि इस असेंबली को क्या कर सके, इसका अपोज कर सके, विरोध कर सके। फिर क्या हो रहा है, while the opposition of aristocracy and military stronger, social basis of parliament eroded। अब अपन क्या देख रहे हैं, लगातार इसका विरोध हो रहा है इलेक्टेड असेंबली का। इसके अलावा जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, मिलिट्री हैं, वो और अपना आधार मजबूत करते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो ये पार्लियामेंट थी, जो अपन फ्रैंकफर्ट के अंदर सेंट पॉल चर्च के अंदर आयोजित की गई थी, धीरे धीरे इसका सोशल बेसिस जो था ना, वो क्या होने लग गया, कमजोर पड़ने लग गया, नष्ट होने लग गया। इरोडेड का नष्ट होना, कमजोर होना, ठीक है, डिक्लाइन होना। तो धीरे धीरे इसका क्या होने लग गया, सोशल बेसिस जो था वो एरोड होने लग गया। किसका, इलेक्टेड असेंबली का। किस वजह से अपन ने पढ़ा, लगातार अपोजिशन हो रहा है, उसके अलावा अरिस्टोक्रेट और मिलिट्री है वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इस वजह से ध्यान रखना इस चीज को भी। आगे देखिए, द पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, पहले भी पढ़ चुके अपन, मिडिल क्लास डोमिनेट कर रही थी। उन्होंने क्या किया, रेसिस्ट करी, क्या डिमांड्स, किनकी, वर्कर्स और आर्टिसंस की, जिस वजह से उनका जो सपोर्ट था उनसे क्या हो गया, छिन गया, लॉस्ट देयर सपोर्ट। यानी हो क्या रहा था कि जब ये डिमांड्स रखी जा रही थी किनके सामने, आपको पता है अपन ने पढ़ा है कि ये कंजर्वेटिव जो थे इनके सामने डिमांड रख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये क्या होने देखने लग रहे हैं कि मिडिल क्लास वाले जो है ना, वो वर्कर्स और जो आर्टिसंस हैं उनकी डिमांड्स को पहले नहीं रख रहे हैं। पहले किनकी डिमांड्स को रख रहे हैं, अपनी डिमांड्स को पहले रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं, मिडिल क्लास वाले, जिस वजह से इनका जो सपोर्ट था वो क्या हो गया, इनसे छिन गया, यानी वो इनको छोड़ के चले गए। कौन छोड़ के चले गए, जैसे मैंने बताया, अभी बताया था, वर्कर्स बताया था आपको, आर्टिसंस बताया था, बिजनेसमैन भी बताया था। इस तरह के जो लोग थे, प्रोफेशनल जो थे, वो धीरे धीरे इनका साथ छोड़कर चले गए। जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखो वर्कर्स लिखा हुआ है और आर्टिसंस लिखा हुआ है, तो इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। कारण मैंने बताया कि वो अपनी डिमांड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, इनकी डिमांड्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। फिर क्या होता है, इन द एंड ट्रूप्स कोल्ड असेंबली डिसबैंड, यानी फिर वो राजा जो होता है वो दूसरे राजाओं के साथ मिलकर अपनी सेना को बुलाता है और सेना को बुलाकर जो इलेक्टेड असेंबली होती है इसको क्या करता है, डिसबैंड करता है, यानी उसको डिसोल्व, भंग कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी असेंबली, जो इलेक्टेड असेंबली थी जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उस असेंबली को क्या कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है। किनको बुलाकर, ट्रूप्स, सेना की टुकड़ियों को बुलाकर। ध्यान रखना कौन करता है, ये फ्रेडरिक विलियम और इसके साथ जो दूसरे राजा होते हैं वो ये काम करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है महिलाओं को लेकर, ये वोमेन को लेकर था कि वोमेन का क्या रोल रहा। तो देखिए, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वोमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन, यानी जो कहा जा रहा था कि भाई औरतों को पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है और औरतों को उनके जो पॉलिटिकल राइट्स वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं, वो एक विवाद का विषय था। कैसे, देखिए लिखा हुआ है, जब ये लिबरल मूवमेंट चल रहा था, जो मिडिल क्लास वाले जो है आंदोलन चला रहे थे, जिसको अपन लिबरल मूवमेंट बोल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ वोमेन जो थी, बहुत सारी जो औरतें जो थी, उन्होंने हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, तो उन्होंने बड़े सक्रिय रूप से इसमें, ये जो मूवमेंट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। लेकिन देखिए उनके साथ होता क्या और क्या क्या किया उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए ताकि उनको, जैसे अपन बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिल सके, तो वो संगठन बनाती हैं, अपने न्यूज़पेपर स्थापित करती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं लिबरल्स के द्वारा, जब भी कोई मीटिंग का आयोजन होता है, प्रदर्शन का आयोजन होता है, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, डिनाइड सफ्रेज राइट्स, इलेक्शन ऑफ द असेंबली, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, जर्मन रीजन के अंदर जो है ना, ऑल जर्मन असेंबली के लिए क्या होती है, वोटिंग होती है, तो उनको वोट डालने का क्या नहीं दिया जाता, अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको उससे क्या रखा जाता है, वंचित रखा जाता है। इसके अलावा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिसका आयोजन कहां पर हो रहा था, सेंट पॉल चर्च के अंदर हो रहा था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। फ्रैंकफर्ट सिटी तो थी, लेकिन उसके अंदर जगह कौन सी थी, सेंट पॉल चर्च, ध्यान रखना, सेंट पॉल चर्च जो था। तो क्या कह रहा है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिसका आयोजन कहां हो रहा था, सेंट पॉल चर्च के अंदर हो रहा था, वहां पर महिलाओं को क्या किया गया, वहां पर एक विजिटर गैलरीज थी। जैसे अगर आप किताब देखोगे, जैसे मैंने रखी हुई है, देखिए ये रहा किताब के अंदर, और यहाँ पर ये विजिटर गैलरी है। इस विजिटर गैलरियों के अंदर महिलाओं को क्या कर दिया गया,
ऑब्जर्वर की भैया आप बैठे बैठे जो हो रहा है उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर सिर्फ ध्यान दो। इस डिस्कशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का जो काम हो रहा था, जो डिस्कशन हो रहा था, उसमें औरतों को क्या नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। तो वोमेन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट बताने हैं कि किस तरह से वो जो है ना अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्या क्या करती हैं। जैसे वो पार्टिसिपेट करती हैं हर एक्टिविटीज के अंदर, एसोसिएशन बनाती हैं, न्यूज़पेपर फाउंड करती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर पार्ट करती हैं। लेकिन जब इलेक्शन होता है असेंबली के लिए तो उनको सफरेज वाले राइट से डिनाई कर दिया जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च के अंदर आयोजित होती है उनको विजिटर गैलरी में एज ए विजिटर बैठा दिया जाता है, डिस्कशन में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये वोमेन से रिलेटेड है। एक थोड़ा सा जैसे बोर्ड के अंदर नहीं आ पाए तो मैं बता रहा हूं आपको, अब धीरे धीरे जो मोनार्क्स थे ना उनको रियलाइज होना शुरू हो गया। क्या रियलाइज होना शुरू हो गया कि ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन और जो रेप्रेशन है ना, इसको एंडेड कर, मतलब इसको खत्म करना जरूरी है। यानी जो लिबरल नेशनलिस्ट चाह रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरी चाह रहे हैं, वो अपने मानना ही अपने लिए क्या होगा, सही होगा। तो अब क्यों, क्योंकि अपन कोई भी इस तरह का ऑर्डर या सिस्टम बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, ये रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये प्रोसेस, ये चक्कर इसी तरह से क्या होगा, चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इनकी बात मानने में क्या है, फायदा है। तो जैसे अपन ने 1815 से पहले देखा था ना, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट था, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट था, वहां पर बहुत सारे क्या हुए थे, चेंजमेंट हुए थे। जैसे सर्वडम वाला और वो अपन ने पढ़ा था, बॉन्डेज लेबर वाला, उसको अबोलिश किया गया था। अब ये इस क्षेत्र में भी होने लग गए, ठीक है। जैसे रशिया वाले पार्ट में भी रिलैक्सेशन दे दिया गया, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वहां भी रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब हैब्सबर्ग एम्पायर ने सोचा कि चलो अब जो हंगेरियन वाला जो पार्ट है, जो हंगरी वाला जो पार्ट है, इसको भी अपने को क्या देना चाहिए, थोड़ी बहुत ऑटोनोमी यानी स्वायत्ता दे देनी चाहिए। तो 1867 के अंदर जो यहाँ का हैब्सबर्ग एम्पायर का जो रूलर था उसने ऑटोनोमी दे दी, किसको, हंगेरियन वाला जो पार्ट था। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने अच्छी तरह से सारी चीजों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करी है कि किस तरह से मिडिल क्लास वाले जो थे ये अपनी क्या क्या डिमांड्स रखते हैं, डिमांड्स किनके सामने रखी जाती है। फिर 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। फ्रैंकफर्ट वाला जो सिटी है वहां पर पार्लियामेंट का आयोजन होता है, कहां, सेंट पॉल चर्च के अंदर, ठीक है। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मोनार्की, वो सब्जेक्ट होगा किसका, पार्लियामेंट का। किसके पास ऑफर लेके जाते हैं, जो प्रूसिया का राजा होता है फ्रेडरिक विलियम फोर, वो इस ऑफर को मना कर देता है, दूसरे राजाओं के साथ मिलकर इसको भंग करने का प्रयास करता है, लेकिन कर नहीं पाता। फिर बाद में क्या होता है, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, लिबरल जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, बार बार अपनी डिमांड्स रखते हैं। जो वर्कर्स हैं और आर्टिसन जो होते हैं उनकी डिमांड्स नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है। सपोर्ट खत्म होने के बाद इनका सोशल बेस कमजोर हो जाता है, राजा सेना को बुलाकर और ये जो असेंबली होती है इसको डिसबैंड करवा देता है। फिर हमने महिलाओं के बारे में पढ़ा है, किस तरह से वो अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। अपने जो है, जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई उन्होंने अपने आधार पर बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का क्या किया, प्रयास किया। न्यूज़पेपर भी फाउंड करे उन्होंने, इसके अलावा एसोसिएशंस भी बनाए उन्होंने, ठीक है, और भी हर जगह पार्टिसिपेट किया। लेकिन फिर जब सेंट पॉल चर्च के अंदर ये जो आयोजन हो रहा था, तो पता है ना कहां पर, फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर, कौन सी जगह है, सेंट पॉल चर्च के अंदर। तो पर वहां पर महिलाओं को जो एक विजिटर गैलरी थी वहां पर एज ए विजिटर बैठा दिया गया, उनको डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया गया। और फिर जो अपन ने, जो मोनार्क था, उनकी क्या सोच थी कि भाई ये जो साइकिल है, कौन सा, हम कोई सिस्टम बनाते हैं, ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट उसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर इसको खत्म करना है तो इनकी बात मानने में क्या है, फायदा है। तो एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। इस क्लास को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, क्योंकि ये जो लिबरल्स वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है और वोमेन वाला जो टॉपिक पढ़ा है जर्मन रीजन वाले के आधार पर, ये 5 और 3 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देख के इनको क्लियर करें ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल वाला जो आइकन है उसको प्रेस भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।